A very good morning, students. Today I am going to teach you all the Bhakti movement, Bhakti Sufi tradition. It is your part second. In this class, I will be teaching you all Bhakti movement tradition, Bhakti Sufi tradition, page number 140 of your book. Now here, when the chapter starts, it is mentioned here that lot many things, religious beliefs, temples, ये सारे जो चीज़ें हैं फर्स्ट मिलेनियम यानी कि अराउंड 1000 और 1050 में ये सारी चीज़ें मिली कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर all over the they were monasteries, stupas, temples could be seen in the country. So this was a clear proof. ये एक तरह का प्रूफ था कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और साथ में वो जो वैदिक टेक्स्ट में या पुरानास में मेंशन थे वो रिलीजन्स जो हैं वो महज एक टेक्सचुअल रिकॉर्ड के रूप में, मतलब किताबों में बंद के रूप में, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या हुई कि लिबरलाइज हो चुकी थी हिंदू रिलीजन। तो वो सारी चीज़ें केवल किताबों तक सीमित रह गई थी, जैसे पुराण हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं। दे रिमेन एज ओनली फेंटली विजिबल। फेंटली मतलब एक धुंधली सी एक विजिबिलिटी है कि वो टेक्सचुअल किताबों में रिकॉर्ड्स के रूप में मौजूद है। न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज जो अवेलेबल थे इस पीरियड में, इनको इंक्लूड करते हैं कॉम्पोजिशंस, जो कि बहुत सारे कॉम्पोजिशंस मिले ना, जिसमें पोएट्स और सेंट्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है, अपनी प्रेज को मेंशन किया है, गॉड को मेंशन किया है। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं जो कि उन्होंने ओरली रीजनल लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस जो हैं जो कॉमन पीपल की यूज़ होने वाली लैंग्वेज थी उस भाषा में इन्होंने कंपोज की थी। ये जो कॉम्पोजिशंस हैं ऑफन, मतलब ये जो भक्ति है और ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये इसमें म्यूज़िक के साथ ये लोकल लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के तमाम स्वरूप जो रीजनल और लोकल लेवल पे थे तो उनकी लैंग्वेजेस में वहाँ पे जो पोएट और सेंट्स हैं उन्होंने गीत के रूप में, भजन के रूप में डेवलप किया हुआ था। तो ये जो सारे कॉम्पोजिशंस से अक्सर करके म्यूज़िक के साथ गाए जाते थे। डिसाइपल्स, उनके भक्त, डिवोटीज सब जैसे इकट्ठे होते थे, और मतलब उनके जो सेंट हैं वो मर गए हैं, लेकिन उनकी जो सारी बातें हैं वो डिसाइपल्स तक पहुंची हैं। कैसे? जो उन्होंने लिखी थी, कॉम्पोजिशंस कंपोज किए थे, वो डिसाइपल्स से डिवोटीज तक पहुंचते गए। जो उनके शिष्य थे, डिसाइपल्स जो शिष्य थे और जो उनके भक्त थे, जो फॉलोवर्स थे, वो सारे जनरेशन टू जनरेशन्स क्या हुआ, ये सब कुछ ट्रांसफ़र हो रहा था। इसी को कहा जाता है कि जैसे व्हाट इज़ मोर, दीज ट्रेडिशंस वर फ्लूइड, वो रुके नहीं। ट्रेडिशन कोई कस्टम नहीं था जो शॉर्ट लिव्ड था, ट्रेडिशन था जो गाने के रूप में, भजन के रूप में एक से दूसरी जनरेशन तक पहुंच रहा था। इसीलिए कहा जाता है उसको फ्लूइड, स्टैटिक नहीं, फ्लूइड। तो इसमें टू इलेबरेट कि उनका ओरिजिनल जो मैसेज था वो कभी कभी मॉडिफाई भी हो जाता था। मॉडिफाई क्योंकि भाई जो भक्त हैं या डिवोटीज तक आया है, अगर बोल सुन के आ रहा है तो थोड़ा बहुत अपने रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे कभी कभी मॉडिफाई, चेंज, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाता था। इवन कभी कभी होता था कुछ आइडियाज़ जो हैं वो जो सूट नहीं कर रहे हैं लोकल लेवल पे, तो उनको छोड़ दिया जाए। अबंडन करना मतलब छोड़ देना, उन आइडियाज़ को छोड़ देते थे जो कि उन्हें प्रॉब्लमेटिक लगते थे या लगता था कि तर्क संगत नहीं है अभी के हिसाब से, या हमारे इस समाज में या सोशल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वो हमें सूट नहीं कर रहा है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़ देते थे, अबंडन कर देते थे। Using these sources thus poses a challenge to historian. तो ये इसीलिए ये जो sources हैं वो एक हिस्टोरियन को समझने के लिए बड़ा चैलेंज पेश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं जनरेशन टू जनरेशन, जो हमें अपने मूल स्वरूप
हिस्टोरियन को नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, कुछ चीज़ें चेंज कर दी। तो उनका जो ओरिजिनल स्वरूप था वो हिस्टोरियन के लिए प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। हिस्टोरियंस ने कोशिश की कि इसको एक ड्रॉ पिक्चर करें, एक उसका एक ढांचा तैयार करें कि कैसा रहा होगा। या हैगियोग्राफी आप समझते हैं जब हम ओरली किसी चीज़ को जानते हैं, रिटन नहीं है, ओरली भाई एक सेंट से दूसरे उनके डिसाइपल तक पहुंचा, डिसाइपल से भक्तों तक पहुंचा, भक्तों से आगे जनरेशन पे गया, जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे गया। तो उसमें एग्जैक्टनेस तो नहीं हो सकती, एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता। जो बातें पहुंची वो थोड़ी चेंज हो चुकी होंगी, थोड़ी मॉडिफाई हो जाएंगी, थोड़ी चीज़ों को वो मैनिपुलेटिव भी हो जाएंगे, क्योंकि जो अगले जनरेशन ने किया तो उनके व्यूज़ भी उस पर हावी होंगे। तो हैगियोग्राफी और बायोग्राफी, बायोग्राफी जो सेंट्स अपने बारे में लिखते हैं वो बायोग्राफी, जब कोई अपने बारे में लिख रहा होता है तो उसमें ये बात है कि वो अपनी सोच को उसमें हावी रखेगा। सही गलत या मेन जो स्टोरी के बारे में पता चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी जो एग्जैक्टनेस या एक्यूरेसी है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। but allow a glimpse into the ways in which devotees perceived the lives of these path-breaking women and men. मतलब फिर भी एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन हमें कुछ रोशनी मिली उनके उन डिवोटीज़ के बारे में जिन्होंने इनके बारे में, जिन्होंने चाहे वो वेमेन हो चाहे मेन हो, जिन्होंने एक सेंटली लाइफ जी, उन्होंने क्या क्या किया एज अ डिवोटी, क्या क्या चीज़ें परसीव करी, किस तरह की लाइफ थी, हर चीज़ के बारे में एक इंसाइट मिलता है, एक उनके बारे में ज्ञान मिलता है। तो उसी को एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन कुछ हासिल हुआ, उनके बारे में जानकारी मिली, वही हिस्टोरियन ने प्लेस करने की कोशिश की। As we will see that these sources provide us with insight into the scenario characterized by dynamism and diversity, let us look at some elements of these more closely. मतलब जो हमें सोर्सेस से ज्ञान हुआ, इंसाइट मिला, उस समय में कैसे कैसे चीज़ें रहीं, कैसी डायनामिज्म और डाइवर्सिटी से कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में कैसे चीज़ें लोकलाइज हो जाती हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे कि किस तरीके से, जैसे विष्णु हैं, शिवा हैं, इन्हीं के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, जिसमें रीजनलिज्म हावी दिखेगा, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं वो हावी रहेगा, मतलब कि उसकी इन्फ्लुएंसेस हमें दिखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जो फिगर हमें मिला हुआ है, ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर बना हुआ है, मनिका वाचकर जो है एक डिवोटी हैं शिवा के। इनका आपको नाम भी याद रहना चाहिए, मनिका वाचकर। ये ब्रॉन्ज इमेज है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आजकल बोर्ड में जो है, आपके जो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 के बोर्ड पेपर्स में ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इमेज है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मनिका वाचकर डिवोटी थे शिवा के, जिनका यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए थे इन तमिल। नाउ इन दिस पेज नंबर 141, the first part is a mosaic of religious beliefs and practices. Now in this topic we'll be seeing that how the perhaps most striking feature of this phase is increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in text. Or at one level, this indicates the continued and even extended worship of major deities, Vishnu, Shiva, and the goddess, each of whom was visualized in a variety of forms. यहाँ पे हम
इस जो मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, जैसे मोज़ैक आपने सुना होगा, जैसे फर्श में मोज़ैक के दाने पड़ते हैं तो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो इन्होंने कहा इतने वैरायटी, इतने रेंज आपको दिखेंगे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस के, कि विष्णु है तो विष्णु के भी अलग अलग नेम्स में या अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगे, शिव जी की होगी तो उसमें भी रीजनल नेम्स हैं बहुत सारे, और प्लस गॉडेसेस हैं तो देवी को एक में लक्ष्मी का स्वरूप, दूसरे में सरस्वती का स्वरूप, तीसरे में शिव जी की वाइफ पार्वती का स्वरूप। तो इतने फॉर्म्स हैं, इतनी वैरायटीज़ हैं, जिसके रूप में हम लोगों को इस मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस से यही मतलब है कि जैसे मोज़ैक में कई दाने, उसी तरह कई कलर्स के दाने होते हैं, उसी तरीके से रिलीजियस में भी बहुत वैरायटी, रेंज, लोकल नेम्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टू लुक एट, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में मिलने वाली हैं। नाउ द नंबर 1.1 इज इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. Integration of cults, historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. One was the process of disseminating Brahminical ideas. मतलब हमें इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट से क्या मतलब है? इंटीग्रेट हो रहे हैं सारे कल्ट, सारे जो डिफरेंट वो फॉर्म्स हैं वो सब एक साथ देख रहे हैं, इंटीग्रेट, सब मिलके एक हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें साफ दिखाई दे रही है भक्ति मूवमेंट में कि सारी चीज़ें जो हैं हम लोग दूर हो रहे हैं ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से। ब्राह्मणिकल आइडिया से डिसेमिनेट होना मतलब अलग हो रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ क्या था कि वही जो मैंने आपको सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए थे पिछले क्लास में, वो सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स से वैदिक रिलीजन के, लेटर वैदिक रिलीजन के, वो सारे उनसे अलग हो रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं। दो प्रोसेसेस दिखाई दिए इस इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में। पहला कि वैदिक रिलीजन से अलग होना। नाउ this is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic texts in simple Sanskrit verse, explicitly meant to be accessible to women and Shudras. अब जो जितनी भी चीज़ें थीं जो ब्राह्मणिकल आइडियाज से जो संस्कृत में लिखे थे, अब ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन, जो पुरानिक टेक्स्ट हैं, सिंपल लैंग्वेज में अब ट्रांसलेट हो रहा है। उससे क्या हुआ कि ये चीज़ें शूद्रास और विमेंस जो सबसे ज़्यादा हैरेस किए गए या फिर टॉर्चर्ड रहे ये लेटर वैदिक पीरियड से, अब उन्हें भी इसमें शरीक होना उनके लिए आसान हो गया। जिन्हें वैदिक लर्निंग से अलग कर दिया गया था वो भी अब इसके पार्ट हो गए। एट द सेम टाइम देयर वाज सेकेंड प्रोसेस। पहले प्रोसेस में हमने देखा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन से, उनके टेक्स्ट से, उनकी जो आइडियाज़ हैं उनसे दूर हो रहे हैं, ईजी कर रहे हैं लैंग्वेज को, जो सारे टेक्स्ट ट्रेडिशंस के जितने भी लिटरेचर सबको ट्रांसलेशन हो रहा है सिंपल लैंग्वेज में, ताकि विमेन और शूद्रास को अब हम इसमें इंक्लूड कर सकें। और दूसरी ओर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सारे जो वो हैं, आई मीन सेकेंड प्रोसेस एट वर्क वाज दैट ऑफ ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग and reworking the beliefs and practices of these and other social categories. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as great Sanskritic, Puranic traditions and little traditions throughout the land. अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे सेकेंड प्रोसेस जो था वो ये था कि ब्राह्मण्स जो हैं, ब्राह्मणास जो हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करें एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। ये जो सोशल कैटेगरीज हैं उनको भी ब्राह्मण्स का एक्सेप्टेंस मिल जाए। वो थोड़े अलग हो रहे हैं, मतलब जो ब्राह्मणिकल, पुराने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से अलग हो रहे हैं, डिसेमिनेट करके, जो अपना रिलीजन, जो अपने तरीक़ों को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे इजी कर रहे हैं लैंग्वेज,
टेक्स्ट की जो संस्कृत वर्जन्स को थोड़ी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इजी उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि जो एक्सक्लूडेड थे अब तक वैदिक लर्निंग से, उनको भी हम इस फोल्ड में लेके आए. बेसिकली शूद्रास, चंडाल्स एंड दीज women all were excluded. Now they are becoming a part of it. and साथ में ये जो ब्राह्मण्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें, वो इसको एक्सेप्टेंस भी इनको मिल जाए. इनको और सोशल, बाकी जो सोशल कैटेगरीज हैं जो जिस तरह की थोड़े लोकल लेवल पे जो चेंजेस कर रहे हैं, उनको भी एक्सेप्टेंस मिले. In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue. लगातार बातचीत के थ्रू सोशियोलॉजिस्ट ने इनको डिस्क्राइब किया कि जो सांस्कृतिक वर्जन था, जो हाई एलीट क्लास जिसको फॉलो करता है, वो तो एकदम ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो करता है, तो उसको इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट ने नाम दिया उनको ग्रेटर ट्रेडिशंस. और ये जो लोकल वाले हैं जिन्होंने सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशन, पुराणास वर लेटर ऑन मेड, पुराणास में सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया है, लेकिन ये जो इसके पहले जो संस्कृत वर्जन्स वालों को, सांस्कृतिक वालों को ग्रेटर व्हीकल बोला है, ग्रेटर ट्रेडिशंस वाला है. और लिटिल ट्रेडिशंस उनको बोला है जो कि थ्रू आउट द लैंड में जो थे, जो पूरे बाकी जो लोकल लैंड में जो थोड़ा सा उनसे डिसमिनेट करके अपने रिलीजन को चला रहे थे, उसमें लोकल वेरिएशंस हैं, तो उसको उन्होंने कहा है लिटिल ट्रेडिशन. वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी. पुरी में, उड़ीसा में पुरी है, तो पुरी जो है वहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल डीटी जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है बाय द 12th सेंचुरी जगन्नाथ के रूप में. तो जगन्नाथ इनका जो लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो एक विष्णु के फॉर्म है. तो इसमें आप देख रहे हैं ना, लोकल नेम्स भी अलग अलग हो रहे हैं. जगन्नाथ बोला है, पुरी में जो इनका मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, उसमें जगन्नाथ विष्णु का फॉर्म, लॉर्ड विष्णु के फॉर्म है. अब हम यहाँ पे आपके पहले ब्लू स्क्वायर जो दिया है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे. ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस में है कि द टर्म्स ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस वर कॉइंड बाय, हु कॉइंड दिस ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, ये क्वेश्चन है. तो ये आएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉइन किया था. ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया कि कुछ लोग जो हैं बिल्कुल संस्कृत वाले और ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को ट्रूली फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाले उनको वैदिक टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो रिच और एलीट क्लास है, वो जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसको कहा ग्रेट ट्रेडिशन. तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो पौराणिक और इजी लैंग्वेज को फॉर्म, जो कन्वर्जन हुआ, जो ट्रांसलेशन हुआ इजी लैंग्वेज में, और जो थोड़ा डिसमिनेशन करना कि वो इजी लैंग्वेज भी किया ताकि वो वैदिक लर्निंग में विमेन और शूद्रास आल्सो गेट पार्ट ऑफ इट, दे आर आल्सो एबल टू अटेन दैट वैदिक लर्निंग. सो ही फाउंड दैट पेजेंट्स जो थे उस समय के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेजेंट्स जो हैं वो रिचुअल और कस्टम्स को दैट एमिनेटेड फ्रॉम डोमिनेंट सोशल कैटेगरी, मतलब अलग हुए ना. पहले क्या था कि हायर क्लास जो हायर या ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे, उनसे थोड़े डिसमिनेट अलग होकर के उन्होंने रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करना शुरू किया. And they were emanated from the dominant social categories including priest and rulers. मतलब जो priest और rulers जिसको follow कर रहे थे, उससे थोड़ा अलग होकर के उन्हीं से आइडिया लेकर के वो उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू किया. At the same time, peasants were also followed local practices that did not necessarily correspond to that of greater tradition.
इसका मतलब जो ये जो पेजेंट्री क्लास था कुछ अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहा था, साथ ही जो वैदिक रिलीजन को भी एक तरह की अथॉरिटेरियन रूप में तो वो एक्सेप्टेबल था ही। हमें उससे जुड़े भी रहना है पर उससे चेंज भी हो करके चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब जो उसकी जो नेगेटिविटी है वो छोड़ रहे हैं ताकि विमेन शूद्रास ऑल आर गेटिंग पार्ट ऑफ इट। उनकी लैंग्वेज को ईजी कर रहे हैं, उनके कुछ आइडियाज़ हमें नहीं पसंद है तो उसे छोड़ भी रहे हैं, लेकिन उसी से हमें कनेक्ट भी रहना है। लेकिन कुछ हमने जो पेजेंट्री क्लास है उस चीज़ को फॉलो करने के साथ कुछ लोकल चीज़ें हैं, उनकी जो लोकल कल्चर्स हैं, जो उनके लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि ग्रेटर ट्रेडिशंस के साथ कोई उसका लेना देना हो। These he included within the category of little tradition. He also noticed that both the great and little tradition changed over time through a process of interaction. मतलब लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेटर ट्रेडिशन जो है, ग्रेटर ट्रेडिशन वो है जो रूलर्स और ये सारे जो कैटेगरीज फॉलो करते हैं उन्हीं को हमने ट्रांसलेट किया, इजी लैंग्वेज की, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो ग्रेटर ट्रेडिशन है। पर जो हम कुछ लोकल लेवल की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोकल लेवल की जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, उसको हमने क्या ट्रेडिशन दिया, उसको हमने कहा लिटिल ट्रेडिशंस, क्योंकि उनका कोई एक्चुअली लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे पर भी असर डालती हैं। मतलब जो लोकल ट्रेडिशंस के ऊपर या लिटिल ट्रेडिशंस के ऊपर ग्रेटर ट्रेडिशन का असर और ग्रेटर ट्रेडिशन का लिटिल ट्रेडिशन पे एक इंटरेक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। While scholars accept the significance of these categories and processes, they are often uncomfortable with the hierarchy suggested by the terms great and little. The use of quotation marks for great and little is way of indicating this. मतलब बहुत सारे लोगों को ये हायरार्की समझ में नहीं आती है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन एक तरीके से इसको एक इंडिकेशन या तरीका ही मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो बच्चों, ग्रेटर ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेटर ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन से जैसे कि जो हाई क्लास फॉलो करता था, पर इन्होंने क्या किया, वही हाई ग्रेट ट्रेडिशन को अपने अनुसार उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया ताकि विमेन शूद्रास भी इसके पार्ट ऑफ हो जाएं। हम वो बड़ा रिलीजन जो ब्राह्मणिकल रिलीजन, आइडियाज़ वाला रिलीजन है, उसको इजी करके फॉलो कर रहे थे। पेजेंट्री क्लास जैसे ब्राह्मणिकल रूलिंग क्लास फॉलो कर रहा था, उसी तरीके से ये लोग भी फॉलो कर रहे थे। तो ये ग्रेटर ट्रेडिशन है। लेकिन वो ट्रेडिशंस जो कि लोकल लेवल के, उनके कुछ अपने ट्रेडिशंस से जिनका कोई लेना देना नहीं था ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से या ब्राह्मणिकल रिलीजन से, तो वो जो अपना लोकल लेवल का रिलीजन्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे थे जो कि उनके अपने लोकल लेवल के, उनके अलग ट्रेडिशंस थे। तो वो जिनको कोई लेना देना नहीं है ब्राह्मणिकल रिलीजन से या उनके आइडियाज़ से, तो वो वाले ट्रेडिशंस को हमने कहा है लिटिल ट्रेडिशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ अभी जो हम लोगों ने फिगर ये देखा है, अभी फिगर 6.2, जिसमें जगन्नाथ जी जो हैं वो जगन्नाथ जो लॉर्ड विष्णु के फॉर्म हैं, ये जो पुरी से मिला है हमें, उड़ीसा पुरी से, इसमें जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट में है और उनकी सिस्टर सुभद्रा इज इन द सेंटर एंड ऑन द लेफ्ट साइड इज बलराम। तो दिस इमेज ऑन द नेक्स्ट पेज. Now if we compare figure 6.2 to figure, I mean, you will notice that a deity is represented in a different way, very different way. In this instance, a local deity
whose image was and continues to be made of wood by local tribal specialists, was recognized as a form of Vishnu. अब अगर ये अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं कि फिगर 4.26 में जहाँ चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं वहाँ पे विष्णु का डिफरेंट लुक है. विष्णु वॉज विजुअलाइज इन डिफरेंट वे दैट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब उड़ीसा में वो लोकल उसमें जो बना हुआ है लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट ने इन्होंने डिफरेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया है. वो एक इमेज है जो कि वुड से बनाई गई है. Local tribal specialists. Now, such instances of integration are evident amongst goddess cults as well. Worship of goddess often simply in the form of stone smeared with ochre. अब स्टोन स्मियर्ड विथ ओकरे से मतलब है, ओकरे क्या है? एक गेरू है. जैसे हम गेरू से कलर कर देते हैं, गेरुआ रंग जो होता है गेरू से जैसे गमलों को कलर कर दिया जाता है, उस समय एक स्टोन इमेज को गेरू से कलर कर देते थे. वो रेड ऑक्साइड है, जिसे सॉर्ट ऑफ पेंट कर दें उससे स्टोन इमेज को. तो वही गॉडेस की फॉर्मेशन को बनाने के लिए गॉडेस की भी डिफरेंट फॉर्म से, जहाँ इतनी सिंपल कि एक स्टोन इमेज पकड़ा और स्टोन को उसमें गेरू से कलर कर दिया, ओकरे मतलब गेरू से कलर कर दिया, रेडिश ऑरेंज हो गई. तो वो ज़्यादातर वाइड स्प्रेड फॉर्म में फैली हुई थी पूरे एरिया में. तो दीज लोकल डीटीज वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद इन द पौराणिक framework by providing them with an identity. मतलब गॉडेस को 2-3 फॉर्म में जैसे किया कि प्रिंसिपल मेल डीटीज जो थे विष्णु और शिवा के रूप में. तो अगर विष्णु की वाइफ के रूप में लक्ष्मी का रूप दिया और शिवा की वाइफ के रूप में एज अ पार्वती. तो ये 2 फॉर्म्स थे और भी डिफरेंट फॉर्म्स थे गॉडेसेस के. तो ये इन्होंने कहा कि गॉडेस को बनाने के लिए भी सिंपलेस्ट एक स्टोन लिया और गेरू रंग से रंग दिया तो वो गॉडेस हो गई. देन 1.2 इज डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस, दीज फॉर्म्स ऑफ वर्शिप that were classified as tantric. Tantric practices were widespread in several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and practitioners often ignored differences of caste and class within the ritual context. Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and southern part of the subcontinent. ये कहना चाहते हैं एक अलग फॉर्म था जो गॉडेस का जो वर्शिप करने के लिए, गॉडेस के फॉर्म को वर्शिप करने के लिए तांत्रिक, ये जो वर्शिपर्स थे उनको हम लोगों ने तांत्रिक फॉर्म बोला. तांत्रिक्स जो थे वो विमेन और मेन दोनों में से कोई भी हो सकता था और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पूरे एरिया में वाइड स्प्रेड था. ये काफ़ी मतलब प्रैक्टिस किया जाता था. काफ़ी लोग इसे प्रैक्टिस करते थे. तो ये इसमें जो रिचुअल्स हैं इसमें कोई कास्ट क्लास का कोई मतलब नहीं था. कोई भी कास्ट और क्लास के लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते थे. और ये जो है, ये जो आइडियाज़ हैं वो शैविज्म में ज़्यादा देखे जा सकते हैं और बुद्धिज़्म में भी तांत्रिसिज्म था. उसको कहते थे वज्रियानिज्म. वज्रियानिज्म में तांत्रिक फॉर्म एग्जिस्ट करता था इन बुद्धिज़्म. तो ये बुद्धिज़्म में भी देखने को मिला और हमें शैविज्म में भी देखने को मिला. All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. मतलब इतनी तरह तरह की प्रैक्टिसेस और इतने डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को देखा गया कि ये सब कुछ हिंदुइज्म में अगले नेक्स्ट मिलेनियम में ये सब कुछ शामिल था एज अ हिंदू रिलीजन.
द डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट स्टार्क। तो स्टार्क का मतलब होता है रिजिड। डाइवर्जेंस जो है वो बहुत रिजिड है इफ यू कंपेयर वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशन। प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन, जैसे जो वैदिक डीटीज में वैदिक काल में जो भगवान का रूप हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें बहुत बार अग्नि, मित्र, वरुण, इंद्र, सोम, ये सब जो भगवान के नाम थे, जब बाद में हमें जो है ये रेयरली विजिबल दिखते हैं, केवल टेक्स्ट में ही मिलते हैं, लिखी हुई किताबों में, वैदिक टेक्स्ट में या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही रेयर इनके बारे में देखने को मिलता है। वाइल वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ विष्णु एंड शिवा एंड गॉडेस, क्योंकि बाकी जो है वैदिक मंत्रों में भी देखने को मिलता है विष्णु, शिवा और गॉडेस के, और these have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continue to be revered as authoritative. जो 3300 देवी देवताओं का के जो नाम जो हमें ऋग्वेदिक पीरियड में मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो वैदिक एज के बाद हमें केवल कुछ ही फॉर्म ज़्यादा दिखाई देते हैं। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं का यूज़ किया गया है, पौराणिक कथाओं में भी इन्हीं का यूज़ किया है, विष्णु, शिवा और देवी, यानी कि गॉडेसेस के बारे में। और अगर हम देखें तो वैदिक में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं, क्योंकि जो दो तथ्य थोड़े एक दूसरे से बिल्कुल मैच ना करें तो डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं। वो जैसे टू सेट ऑफ फिगर्स विच शुड बी सेम बट दे आर शोइंग लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन। जैसे हमें इंद्र, वरुण और अग्नि कई फॉर्म्स ऑफ गॉड दिख रहे हैं, जो बाद में हमें 2-3 गॉड के फॉर्म में दिखाई देने लगे, विष्णु, शिवा एंड गॉडेस। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें वेदास ही जो है क्या है, अथॉरिटेटिव हैं, जिनको सब लोग फॉलो करते हैं। डीप रिस्पेक्ट इज गिवन टू इट। Not surprisingly, there was sometimes conflict as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned practices, and that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras. मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो वैदिक ट्रेडिशन को पूरी तरह से वैल्यू करते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे ट्रेडिशंस को, तो वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे कि कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ करे या दूसरे तरीके से करने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल प्रिसाइजली, मतलब शॉर्ट में चांट करना शुरू करे मंत्रों को, तो ये बिल्कुल उनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इस तरह की तमाम प्रैक्टिसेस को वो कंडेम करते थे, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ऑन दी अदर हैंड, दोज एंगेज्ड इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस, वो फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। मतलब जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे, जो अथॉरिटी जो वेदास के हिसाब से बिल्कुल काम ही नहीं करते थे। ऑल्सो द डिवोटीज often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva, as supreme. Relations with other traditions, such as Buddhism or Jainism, were also often fraught with tension, if not open conflict. मतलब जो तांत्रिक एक्टिविटीज़ को जो फॉलो करते थे, जो तांत्रिक से, वो सब वेदा की कोई अथॉरिटी नहीं मानते थे। उनके हिसाब से बस विष्णु या शिवा ही सुप्रीम है। मतलब तांत्रिक्स जो है वो बिल्कुल वेदा की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देते थे, और वो डिवोटीज भी केवल एक ही डिवोटी ही उनके लिए सब कुछ था, या तो शिवा या तो विष्णु। और कुछ जो थे जो अदर उनके साथ उनके जो रिलेशंस थे
दूसरे ट्रेडिशंस से के साथ, जैसे कि बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के साथ, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के साथ उनके काफ़ी डिफ़िकल्ट रिलेशंस थे। फ्रॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्टी या फिर फिल्ड विथ टेंशन। फ्रॉट मतलब फिल्ड विथ, अगर फील्ड है तो किस तरह टेंशन है दोनों के बीच में। अगर ओपनली लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू हुआ है तो आपस के रिलेशंस जो हैं बहुत ही कंस्ट्रेंट हैं, डिफ़िकल्ट हैं। द ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन और भक्ति नीड टू बी लोकेटेड विद इन दिस कंटेक्स्ट। डिवोशनल वर्शिप had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering. During this time, expressions of devotion ranged from the routine worship of deities within temples to ecstatic adoration, where devotees attained a trance like state. ट्रांस जो है वो मेंटल स्टेट है जिसमें कि यू डू नॉट नोटिस व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। तो इसका मतलब अपने आप भक्ति में, भगवान की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ सुनाई दिखाई नहीं देती। यू आर लॉस्ट इन द वर्शिप ऑफ गॉड। तो इसमें यही लिखा है कि जैसे डिवोशनल वर्शिप हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, जिसमें 1000 ईयर्स पहले की बात है जब से हम लोग इनके बारे में जानते हैं, उससे भी हज़ारों साल पहले वो शुरुआत हो चुकी थी उसकी। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनके जो जैसे पूजा भजन, जैसे मंदिरों में रूटीनल पूजा वाला नहीं है, ये डिफरेंट है। मंदिर में एक रूटीन पूजा होती है, उस तरह से उससे बिल्कुल अलग ये ऐसा है कि एक्सटैटिक एडोरेशन का मतलब है डिवोटीज जो हैं वो भजन भक्ति में लीन होके अपने भगवान के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और ना ही उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उनके आसपास में उन्हें उस किसी चीज़ का पता चलता है। द सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशंस was often a part of such models of worship. This was particularly true of the Vaishnav and Shaiv sects. वैष्णव मतलब विष्णु एंड शिवा, ये दोनों की जो पूजा भजन से रिलेटेड है, ये ऐसे ही चीज़ों के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो after this I will be continuing in our next class, and I'll continue from the second topic, that is poems of prayer, early traditions of bhakti. मतलब भक्ति मूवमेंट एज ए एलैबोरेट शुरू होने के पहले क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे लोकल रीजनल लेवल पे किस तरह की चीज़ें हो रही थी। देन आई विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, कीप कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट।